भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में चला, भारत के इतिहास में सबसे लंबा लोकसभा चुनावों में से एक था। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही थी, वह एक सपना था जिसे लोगों के जनादेश ने चकनाचूर कर दिया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सत्तारूढ़ भाजपा का सत्ता में वापस आना निश्चित था। हालांकि राजनीतिक खेल के मैदान में कई उलटफेर और कई शानदार जीतें भी देखने को मिली। आइए आज हम कुछ प्रमुख जीतों पर ध्यान केंद्रित करें जो 2024 के लोकसभा चुनावों का मुख्य आकर्षण थी। आइए सफल उम्मीदवारों में इस सूची की शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं, जो कांग्रेस की राजनीति के उत्तराधिकारी के रूप में सभी चर्चाओं का केंद्र रहे हैं। उनकी 2 सफल यात्राओं के बाद कांग्रेस ने इन दोनों यात्राओं पर देश भर की टिप्पणियों के आधार पर अपना घोषणा पत्र सामने रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2019 में अमेठी में अपनी हार के बाद वह और कांग्रेस यूपी में बैकफुट पर थे। हालांकि जोश के साथ उन्होंने गांधी के गढ़ रायबरेली और अमेठी को फिर से हासिल करने के लिए यूपी परिदृश्य में वापसी की। प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी सीट से चुनाव लड़ने वाले केएल शर्मा के समर्थन से वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर 3-3 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा, हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो
प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। इस सूची में आगे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 4 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने रोहतक 2005 से 2019 से लोकसभा में 3 बार संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। हालांकि वह 2019 में भाजपा के अरविंद कुमार शर्मा से चुनाव हार गए और तब हरियाणा की सभी 10 सीटें भाजपा के नियंत्रण में हो गई। ऐसे राज्य में जहां राज्य सरकार भी भाजपा की है, लोकसभा चुनाव में जीतना उनके और उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हवा का बदलाव उनके पक्ष में काम करता दिख रहा था और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, जिसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत माना जा सकता है। हासिल हुई है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूं जहां तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने का चुनाव संभाला। हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा
पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा, जिसको मैं हमेशा अपने लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस ये उम्मीद नहीं थी कि हर हल्के से लीड मिलेगी, और ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और इसीलिए ये मेरा लक्ष्य था। मैं आपके बीच में एक बात कहता था बार बार कि जीत लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जीतना है। एक संदेश देना है कि छत्तीस बिरादरी मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की तरफ कदम छत्तीस बिरादरी मिला रही है। और आज ये संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने दिया है। 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मुझे मिली है, मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को कितनी बढ़त है? देखिए ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को एक मैंडेट मिला हरियाणा प्रदेश में। 5 सीट हमें मिली है। पिछली बार आपको याद होगा कि एक भी सीट नहीं मिली थी, हमारी 28% वोट थी और केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी आगे थी। अब 45% वोट कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मिली है, 5 सीटें मिली हैं और 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी सारे फाइनल जो है, लेकिन लगभग 52 सीटों विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे रही है, जो अभी इनिशियल जो बात आ रही है। तो ऐसा मैं समझता हूँ बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को अपनी वोट की चोट से तोड़ने का काम किया है। लोगों ने नॉन परफॉर्मेंस को, केवल जो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक केवल लोगों को उलझाने की राजनीति करी धर्म जाति के आधार पर, लेकिन कोई काम नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस के रूप में ये सरकार साबित हुई। उस सरकार के खिलाफ अपना जो है रोष है वो वोट की चोट से प्रकट करने का काम किया है। और मैं सभी अपने समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि जो है सभी समर्थक, मैं देख रहा हूँ बहुत जोश में हैं और अभी हम निकलेंगे यहाँ पे, वो अपना काफ़ी उत्साह में है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई आज जो सारे समर्थक खुश हैं और खुशी मनाई जाए, लेकिन हर कोई किसी ने किसी और को भी वोट दी हो वो भी हमारा अपना है। सबकी भावना का सम्मान करते हुए एक सम्मानजनक रूप से जो है ये मैं समझता हूँ कि आज खुशी मनाने का समय है। और मैं समझता हूँ क्योंकि सभी जो है प्रत्येक जो है रोहतक वासी वो हमारा अपना है और इस रूप से कहीं कोई बात नहीं आनी चाहिए कि समर्थक की ये बात आएगी तो वो उस समर्थक को हम अपना समर्थक, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं एस सुपोंगमरन जमीर के बारे में, जो नागालैंड के एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नागालैंड विधानसभा के पूर्व सदस्य होने के नाते उन्होंने सभी बाधाओं का सामना करते हुए नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और 50,000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी हुए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए और उल्लेख किया जाना चाहिए कि उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर चुम्बेन मुरी थे, जो निफ्यूरियो सरकार के तहत कैबिनेट मंत्री भी थे। डॉक्टर मुरी 60 सदस्यीय विधानसभा के सर्वसम्मत उम्मीदवार थे, जिसमें एक भी कांग्रेस विधायक शामिल नहीं था। नागालैंड में 0 के बराबर उपस्थिति वाली कांग्रेस लोकसभा में लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों की पसंद थी, जो खुद लोगों के जनादेश की बात करती है और लोकतंत्र के सही अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार उन्हें सुपरमैन की उपाधि मिली। We have to wait for some time. Okay. Can you just give us bites because you are still waiting for your necessary documents, na? Right. Yeah, dear. Sir, to apni laga itu ultimate victory in terms of 50,000 difference votes, na? What would you like to say on your win, sir? Actually, I'll really like to thank our leader, this Gargi, and then the Rahul Gandhi, and then the Vinod Gobalji, because they had a yatra, and while having a yatra, they came to know the problems of our state, and they have really shared the sentiments with our people, and that was a direction given to us that they are seriously going to implement the problems which our citizens are facing problems. So we shared that one, and then we have also promised, and accordingly our high command, AICC, they have voted in their
in our manifesto also. So with that, it has worked. So it is a responsibility of the Congress party to implement, to deliver to the people. Sir, the Congress hasn't been in power for very long here in the state of Nagaland. Yeah. Now with your win, how do the party plan to reconnect with the people here? We are still more to work. We have to go down to the grassroots people, and we have to deliver the confidence to the grassroots people, so that we'll work out together and we all should be in the same boat. So you alone have defeated 60 MLAs and 7 political parties. How are you feeling on that? No, actually, I'm so grateful to the people of the state, because their wisdom, their understanding was much wider than our political leaders. So do you think that this is, this is the mandate that the people have given to you? Do you think this is a pure sign of the people's, not accepting or not happy with, a government that is opposition? This is clearly, clearly showing that they need a change. So we have to go accordingly to make as a change in our state. Sir, what campaigning strategy of the Congress do you think has worked for your party this time? Actually, we all were together with the grassroots level peoples. And then there was issues, because issues which was pertaining, and especially our people wanted to have a democracy in our state. And especially people came forward to save the democracy, as well as to protect the equality between the minority and the mainland, everything that there was the issues. And then as a Christian state, we are dedicated, and then the people of the state shown their responsibility, that they are the true and the simple people of the state. So the central leaders have already declared that you will be given a cabinet berth if India Bloc comes to power. So does that still stand? That since the word was made, they have given the commitments. No, it's up to them, and then the people will definitely expect for that. How happy are you on defeating a tough contender? No, actually, it is issue based. Otherwise, my friend Dr. Chamberlain was equally a very noble and humble person. So it was issue based only. Otherwise, not as a person concerned. And with your win, what is the immediate thing that you will be taking up? As we have promised, and as we have laid down in this manifesto, it is given the promise, so I have to work according to that, what I have committed to the people. Can the people expect that this will be a turning point for the Congress party to regain, Yeah, definitely, because we have to work hard. We have to deliver the justice to the people. So now it is up to the people that whether we are doing the right thing or the wrong thing. All right, sir. A lot of the voters have pointed out that one of their main reasons for not voting for the the ruling party, the BJP and DPP, sir, they say that one main reason is religion, saying that the minorities, considering the Christians, they are being neglected, sir. So how do you think that is the case, and if so, how are you going to present it before? Yeah, as a Christian, we always consider everyone whether it's the mainland or in the northeast or in our state, we consider as brothers and sisters. So when the brothers and sisters are having a problem, definitely it hurts the sentiments of among the Christian families. So that was another stand where they want, because the Christians are the peace lovers, we don't want to make any differences among the brothers and sisters. So that is the main agenda where the people has come forward. Any message to all the electorates of Nagaland? Yes, in fact, I'm so grateful to the electorate of the state that they have given the mandate to the party. So I'll give the assurance to the people that without any differences, the Congress parties will try to work out for the development and for the interest and the welfare of the people. Thank you. गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पर फिर से कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। के.एल. शर्मा, जो गांधी परिवार के सबसे करीबी सदस्यों में से एक थे, उन पर जो भरोसा था वह फलदायी साबित हुआ जब उन्होंने स्मृति ईरानी को सफलतापूर्वक हरा दिया। वह महिला जिसने 2019 में राहुल गांधी को गिरा दिया और
जायंट स्लेयर का खिताब अर्जित किया। राजनीति से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होने के बावजूद वह हमेशा स्वर्गीय राजीव गांधी के करीबी सहयोगी रहे हैं। पार्टी के सभी सदस्यों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकट संपर्क में रहने के कारण वह सभी के पसंदीदा थे। यूपी में बीजेपी के लिए बड़े उलटफेर में अमेठी सीट फिर से हासिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसने इंडिया गठबंधन को मनोबल बढ़ाया है। आप लोग जानते हैं कि मैं 1983 में 22 साल की उम्र में यहाँ पे अमेठी में आया था। राजीव जी के संरक्षण में मैंने यहाँ पे काम किया। बहुत सी चीजें उनसे सीखी मैंने जिंदगी के अंदर कि किस तरह मतदाता का सम्मान होता है, किस तरह से यहाँ की जनता के लिए काम होते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मैंने सोनिया जी से बहुत सी चीजें सीखी। राहुल जी नई सदी के नेता थे, उनसे भी काम करने का तरीका मैंने सीखा। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ऋणी हूँ गांधी परिवार का कि जिन्होंने एक प्रत्याशी बना के मेरे को आपके बीच भेजा। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान जो दिया है, इसका पूरे देश में एक संदेश किया है। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिंदाबाद 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 यहाँ पे इसी AH इंटर कॉलेज में पिंकू जी का कॉलेज था, उसके अंदर कितनी स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई आपस में बैठ के इलेक्शन की। और यहाँ पे किताब की दुकान के ऊपर बैठे के हम लोग चाय वाय पिया करते थे। मेरे को वो जमाने याद हैं कि आप लोगों के बीच में बैठ के किस तरह का एक सम्मान आप मेरे को देते थे और मैं आपको देता था। वो परस्पर 40 साल का संबंध जो मेरा आपसे है, वो एक सेवा का भाव था मेरा, जो आपके प्रति रहा हमेशा और आगे भी रहेगा। मैं यहाँ पे किसी गलतफहमी में नहीं हूँ कि मैं यहाँ का नेता हूँ या मैं कोई बहुत भारी यहाँ पे कोई बड़ा क्रांतिकारी नेता हूँ। तो भाषण देने की कला मेरे में कम है, जरा संवाद करने की कला मेरे को ज्यादा आती है। संवाद ही किया आप लोगों के साथ। और मैं ये, क्योंकि मेरे को कभी भी गलती फहमी नहीं अपने बारे में, यहाँ जो कुछ है वो गांधी परिवार का है, उनकी कृपा है और आपकी साथ है तो हमारी ताकत बनती है। इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। आपकी ताकत हमारी ताकत है और गांधी परिवार का आशीर्वाद हमारी ताकत। आगे नजर डालते हैं कंगना रनौत पर, जो एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। महिला प्रधान फिल्मों में मजबूत इरादों वाली अपरंपरागत महिलाओं के चित्रण के लिए जानी जाने वाली वह 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है और फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में 6 बार शामिल हुई हैं। 2020 में भारतीय सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया। हालांकि राजनीति में उनका प्रवेश अप्रत्याशित था, संदेह के बावजूद वह एक योग्य नेता साबित हुई हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की, जहां बीजेपी ने सभी 4 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है और सफलतापूर्वक हिमाचल को भाजपा का गढ़ बनाया है। बहुत भावुक हूँ इस वक्त और ख़ासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना। और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी वो, तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। मैम, क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स हैं वो पेंडिंग है कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे।